स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। आज हम लोग एक बात बहुत इंपॉर्टेंट करने वाले हैं कि क्या 3D प्रिंटर से आप कोई यूज़फुल चीज़ बना सकते हैं। तो मैं इसका ट्राई करूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ बनाया, तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट होगा मेरे लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक सेकंड, ये मेरा शेड है। इस शेड पे मुझे ये लगाना है, एक ट्यूबलाइट लगाना है। तो आप देख सकते हैं बॉक्स बहुत अच्छा है इसमें बना हुआ, ये सब बॉक्स स्क्वायर ट्यूब है। तो रहा बात कि मैं ड्रिल नहीं करना चाहता, आप ड्रिल करना चाहो तो 5 सेकंड में काम हो जाएगा, लेकिन मैं ड्रिल नहीं करना चाहता हूँ। तो मैंने इसके लिए 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करना है कि एक ऐसा क्लैंप बना सके जिसमें नॉर्मल जो एलईडी ट्यूब होती है वो हम आराम से लगा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरह के ट्यूब्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने कवरेज के लिए 2 काफ़ी कॉमन मिलने वाले ट्यूब्स लिए हैं। ये एलईडी का जो आता है ट्यूब, एक हैवेल्स का है, एक एंकर का है। तो रहा बात स्पेक्स के मामले में, पता नहीं, बहुत कम ही स्पेक्स देते हैं। जैसे कि बहुत खोजने के बाद ये सब बॉक्स पे हमको पता चलता है कि इसमें कितना लूमेंस पर वॉट है। यानी कि इनका टारगेट जनरली थोड़ा लोअर एंड में होता है, 100 लूमेंस पर वॉट रहता है। आप एक्चुअली आजकल 200 तक जा सकते हो, लेकिन ये सब 200 तक जाता नहीं है। तो जैसे हम यहाँ चले जाएँ, ये अक्टूबर 2023 का बनाया हुआ था, यानी 1 ही साल से कम पुराना है। और लिखा हुआ है 2000 लूमेंस। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए होता है जनरली पावर फैक्टर चेक करना कि पावर फैक्टर क्या है। तो पावर फैक्टर के मामले पे लिखा हुआ है इस पे, हाँ। तो आप देख सकते हैं पावर फैक्टर का मतलब होता है कि अगर आप इसे इन्वर्टर पे चलाते हैं तो कितना मतलब लोड लगेगा, क्योंकि पावर फैक्टर मतलब अच्छा होना चाहिए, 1 के जितना पास है उतना अच्छा है। तो ये सब नए ट्यूबलाइट में, यानी जो पावर डिलीवरी सर्किट है जो एसी को डीसी में बदलता है, वो अच्छा है। इसका कहाँ पे है भाई, वो बार बार हम खोजते हैं, बार बार खो जाते हैं, इसलिए खाओ। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है आपका 0.9, होपफुली इसमें दिख रहा होगा। 0.9 दिया हुआ है। CRI 80 मतलब हल्का है, लाइट। ये लाइट मतलब अगर आप कोई भी सीरियस वीडियो वर्क कर रहे हैं, सब के लिए नहीं यूज़ करना है। 80 CRI अच्छा नहीं होता, 90 हो या 95 हो। और सेम आपका, ये तो आपको मैंने हैवेल्स का दिखाया, सेम लॉजिक आपका इसमें लगता है, क्या बोलते हैं, एंकर में। मतलब हो सकता है कि सबका एक ही ब्रांड वो बना रहा हो, AC टू DC कन्वर्टर बना रहा हो। तो ये कोई ऑड बात नहीं होगी, काफ़ी कॉमन चीज़ है। इसमें भी 1 ईयर की वारंटी दिखा रहा है। हाँ, इस पे लिखा हुआ है 100 वाट पर लूमेंस लिखा हुआ है। और इसमें भी आप देख सकते हैं पावर फैक्टर आपका 0.9 है। खैर 0.5 होता है, बहुत बहुत सस्ता आप लेंगे तो उसमें 0.5 होता है। वो आप समझिए डबल लोड दे रहा है आपके इन्वर्टर सबको। मेन लाइन पे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ ट्रांसफार्मर का बैंड बजाता है। बट ऐसे ठीक है, आउटडोर के लिए बना नहीं है। शेड के नीचे लगा रहे हैं तो देखते हैं चलता है कि नहीं। तो ये रहा मेन ट्यूब से, इसका ट्यूब है एक काफ़ी। ये रहा, आई थिंक ये हैवेल्स वाला है। हाँ, हाँ, हैवेल्स वाला थोड़ा ज़्यादा सॉलिड फील होता है। ये हल्का फील हो रहा है, ये एंकर वाला हल्का फील हो रहा है। लेकिन हाँ, दोनों का क्लिप सेम होता है। ये T4 या T5 आई थिंक है। तो क्लिप सब पे सेम लगता है, तो मुझे वही क्लिप जो है, ऐसे क्लिप्स आपको देखने को मिलेंगे। यही क्लिप मुझे मतलब 3D में बनाना है। और इसको अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर पे। तो चलिए अब हम लोग कंप्यूटर पे मॉडलिंग के बारे में ध्यान देते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी आप मॉडल कर सकते हो कैड में, तो इसका ये मतलब नहीं कि 3D प्रिंटर उसे सही से बना सकता है। यानी कि सबसे पहले आपको मॉडलिंग से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि वो स्लाइस कैसे करते हैं। यानी कि 3D प्रिंटर को आप ऐसे समझिए कि वो 2D प्रिंट को ऊपर के ऊपर लेयर करते चला जाता है। तो वैसे करके आपको समझना पड़ेगा प्लास्टिक किस डायरेक्शन पे स्ट्रांग है। यानी कि अगर मैं इसको, ये लेयर लाइंस ऐसे जा रहा है, जिस इस लाइन की तरह अगर आप मान लीजिए लेयर लाइंस मेरा चल रहा है ऐसे, कोई दिक्कत नहीं होगी, खींच रहे हैं, खींचने में आपका ये बहुत स्ट्रांग रहेगा प्लास्टिक पार्ट। लेकिन अगर आप इसका लेयर लाइन पे वजन डालते हैं, वो बोल जाएगा। इसीलिए आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि ठीक है, मैं कैसे लाइन फॉलो कर रहा हूँ। यानी कि मेरा लॉजिक ये है कि ये ग्रेविटी जो है नीचे के डायरेक्शन में पुल कर रहा है, ठीक है। तो ये एक पूरा कंटिन्यूअस प्लास्टिक रहेगा, इसको लेयर लाइन से कोई लेना देना नहीं है। तब जाके मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ कि इस पर वजन लटकाने पे वो टिकेगा। दूसरा, कितना मोटा होना चाहिए, यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो लोग भी थोड़ा सा मॉडलिंग करते हैं वो पकड़ ही लेते हैं कि ये करना पड़ेगा, बट लॉजिक ये होता है कि जब भी आप इस तरह का काम कर रहे हैं, तो जो विथ है वो बस कुछ भी मत डाल दीजिए। जैसे 2.5 मत डाल दीजिए, 3 मत डाल दीजिए, वैसे आप नहीं डाल सकते। आपका जो भी होना चाहिए सबसे बेस्ट आउटपुट के लिए, वो आपका ये करना पड़ेगा कि जो भी आपका नोजल डायमीटर है, जैसे नोजल डायमीटर 0.4 है, तो मैंने 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी कि 6 बार लाइन करे
वो कर दिया, वो माइनस है इसलिए उसमें इंटू वन दिया हुआ है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा आप नहीं करते तो रैंडम नंबर्स आप यूज़ कर रहे हो प्रिंटर के लिए, आपको लगेगा मैंने 3 दे दिया तो 3 क्यों नहीं कर रहा, लेकिन बात है आप वो देख रहे हैं मल्टीपल नहीं है, 2.5 मैं नहीं दे सकता था एग्जैक्टली, मुझे इंटू सिक्स करना। तो ऐसे इंटू सिक्स, इंटू सेवन, इंटू एट करेंगे। और अगर आप और अपना लाइफ सिंपल करना चाहते हैं, खासतौर पे जहाँ पे वो गोलाब में बदलेगा, जैसे ये इस जगह पे, तो मैंने इसको सिक्स किया। सिक्स क्यों है, इसके सिक्स इवन नंबर है, तब मैं आराम से कर सकता हूँ। जब ये कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं आराम से दे सकता हूँ, ये शायद मैंने इस जगह पे लिखा होगा। हाँ, ये नहीं, ये D59 हो गया, कहाँ गया, D59 से ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा हाँ, वो ये बीच में मैंने अपने ही रख दिया है, ये बीच वाला लाइन मैंने इसलिए रखा था ताकि कॉन्टेक्स्ट मिले कि 3 लाइन इधर मुड़ जाए, 3 लाइन इधर मुड़ जाए, ठीक है। अब रहा बात कि आप ये यहाँ तक तो आपको आने में दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन फिर आप देखेंगे कि ये जगह जो है यहाँ प्रिंटर शार्प टर्न लेगा अगर मैं ऐसे ऐसा मॉडल कर देता हूँ, वो अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए इसे 3D मेश जब आप बना लेते हो तो यहाँ पे शैम्फर दे देना, यहाँ पे जो आप देखते हैं फैलेट करके, वो फैलेट डाल देने से आपका लाइफ बहुत आसान हो जाए, ये 3D प्रिंटर को आराम दे देता है। तो ये मैंने मॉडल बना दिया। अब मैं कैसे जानूँ कि मैंने जो सोचा, जो बनाया, क्या वो सच में बना कि नहीं बना। तो उसका बहुत आसान टेस्ट है कि आप आराम से उसे स्लाइसर में उसी टाइम देखिए, मॉडलिंग के टाइम में देखिए, प्रिंट करने के बाद मत सोचिएगा, उसी टाइम उसको आप स्लाइसर में जाइए। तो चलिए हम लोग स्लाइसर खोलते हैं, लेट इट यू क्लिप फॉर शेड, आराम से हम इसको मार्क टू खोल देते हैं इस पे। मैंने पहले बनाया था तो सिर्फ 2 लाइन डाला था, तो वो उतना 4 लाइन डाला था, सॉरी, वो उतना मेरे को फील नहीं आया कि स्ट्रांग होगा, तो इसीलिए मैंने 6 कर दिया। 3 3 का तब मेरे को एकदम दिल खुश हो गया, बम बम है। चलिए, ये अब देख सकते हो। तो देखिए प्रिंट में मैंने इसको ऐसे रखा है, बहुत बढ़िया बात है। स्लाइस कीजिए, और जितना भी आपका स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर है जनरली उसमें प्रीव्यू बटन होगा, प्रीव्यू करेंगे तो अब देखिए, यही पूरा खेला इसी बात का है कि प्लास्टिक कहीं पे भी रुक नहीं रहा, एक आराम से स्मूथ हो रहा है। बहुत परफेक्ट करना चाहते हो तो आप ऐसा इसको भी हटा सकते हैं, लेकिन वो उतना मॉडलिंग की जरूरत नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आउटर लाइन आराम से बाहर से आके बाहर चला जा रहा है, कट नहीं हो रहा है एक जगह पे भी। अंदर वाला में बस यहाँ पे थोड़ा सा जबरदस्ती वाला है, ठीक है। तो ये इस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ कि टेंशन में ये अपना लोड संभाल लेगा। और शैम्फर भी देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 90 डिग्री करते हैं, प्रिंटर वहाँ पे ये करता है, क्या बोलते हैं, प्लास्टिक खींचने की कोशिश करता है, फिर मोड़ता है, फिर एक्सट्रूड करता है, तो वहाँ पे हमेशा एक बल्ज आ जाएगा। आप मार्क प्रेशर एडवांस पे कर लीजिए, वो जगह कभी भी उतना स्ट्रांग नहीं हो जितना एक स्मूथ कर्व में रहेगा। जैसे इसके केस में मैं और स्मूथ कर्व कर सकता है, क्योंकि मेरा जो बॉक्स है, जो मतलब स्टील के बॉक्सेस हैं, वो काफ़ी उसका राउंड और जाता है। तो मैं जैसे यहाँ पे अगर आता हूँ, इस जगह पे जैसे आप देख रहे हो ये रेडियस 2 है, ये मैं 3 कर सकता था, बट ठीक है, मैंने 1 से स्टार्ट किया था, 2 3 चला गया, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमेशा पहले देखिए कि प्रिंट लेयर लाइन कैसे है, क्योंकि अब मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो वो उखड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैसे तो इस पर लोड ही नहीं पड़ेगा, लोड इस पे पड़ेगा ऐसे करके, मतलब मैं ऐसे पुल कर रहा हूँ, वहाँ पे प्लास्टिक पूरा कंटिन्यूस है, वो संभाल लेगा, मुझे डाउट नहीं है ये। और ये भी समझना पड़ता है कि जैसे मैं वाइट फिलामेंट इस्तेमाल करूँगा ताकि गर्मी में वो बहुत ज़्यादा हीट ना सोखे। और क्योंकि PLA का सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि गर्म होने पे पिघलता नहीं है, वो सॉफ्ट होने लगता है। तो आप किसी, मैंने ट्यूब लटकाया है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि ट्यूब टैं हो जाए, तो इसीलिए मतलब इसको वाइट फिलामेंट से प्रिंट करना फ़ायदेमंद रहेगा। तो यही समझिए। और सेम आपको क्लिप में भी, अगर मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, क्लिप वाला अगर आपको दिखाता हूँ, ये मैंने क्लिप लिया, क्लिप आप देख सकते हैं इस पर भी किया है। तो बोलेंगे ये लिप मैं जो उठाया हूँ, इसको आपको मॉडल में दिखाऊंगा, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। देखिए, ये लिप उठाया हुआ ऐसा क्यों है, ये मैं बार बार क्लियर कर देना, तो कभी भी डायरेक्ट कूद मत जाइएगा कि इस तरह का कॉम्प्लेक्स शेप बनाने में, हमेशा उसका टेस्ट करके देखिएगा। तो टेस्ट करके मैंने जब इसको देखा, तो मतलब समझिए पहले मैंने ये प्रिंट किया बस ऐसे प्रोफाइल के तौर पे, समझ में आया कि ये हिस्सा जो है ना दबा रहा है। ये आप मेटल वाला जो क्लिप्स है, इसमें भी देखिएगा तो वही आपको मिलेगा कि मेटल दबा रहा है तब वो साइड से खींच रहा है। अगर आप उसको सिर्फ लटकाते हैं वो डामाडोल रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आपका प्लास्टिक सिर्फ ऐसे है, ठीक है, वो लटका हुआ हवा चलेगा हिलने लगेगा। वहीं पे आप ऐसे कर देते हैं उसको, तो प्लास्टिक पकड़ रहा है, मतलब ये सेक्शन जो है, ये एज जो समझ लीजिए, टेक्स्ट में है, इसको हटाओ। हाँ, तो ये एज जो है पुश कर रहा है, वहीं पे ये एज जो है उसको पुल कर रहा है, तो पुश पुल करके ये लॉक कर देता है, हिलेगा डोलेगा नहीं। तो ये बहुत फायदेमंद साबित होता है। इसीलिए मेटल वाले में डिज़ाइन जो है, इसको खोलना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मेटल वाले में डिज़ाइन इसीलिए, हाथ में, हाँ,
इसमें दिख रहा है वो जो उठा हुआ बम्प है वो इसीलिए जानबूझ के दिया गया है, वो पुश करता है ट्यूब को और उधर वाले से पुल करता है, तो पुश पुल का कन्फिग्रेशन से वो एकदम स्प्रिंग जैसा लॉक हो जाता है, डामाडोल नहीं रहता है। तो इसीलिए ये डिज़ाइन में ये दिए थे, ये सारे जो नॉचेस हैं ये पुल कर रहा है, ये पुश कर रहा है, दोनों का बीच में बैलेंस आ जाता है। और वो टेस्टिंग के लिए मैंने पहली बार जब टेस्ट किया तो ये बहुत लुच पुच था, फिर उसको टाइट किए, फिर ये निकाले, फिर इसको टेस्ट किए, ये काम किया, इसी काम में बस ये बड़ा बना दिए। ये उतना परफेक्ट शेप नहीं बना जितना बनाना चाह रहे थे, बट ठीक है, काम करता है। और प्रिंट कर चुके हैं इसको भी आप। जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रिपेयर कर रहे हैं इसको हम 3, ठीक है, ऐसे हम इसको डाल देते हैं। और वो भी देखिए किसी भी हालत में मेरा ऐसा जगह पे नहीं पड़ रहा है लेयर लाइंस जो ग्रेविटी के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा है। लेयर पे भरोसे आपको नहीं चलना है, आपको प्लास्टिक का शेप बम बम, लेयर के भरोसे चलेंगे वो टूट जाएगा। तो इसीलिए इसको भी स्लाइस कर देते हैं, देख लीजिए प्रीव्यू। टाडा! ओ मैंने इंटरनल बढ़ा दिया, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोग का ज़रूरी नहीं कि इस तरह का आएगा। अगर आप मान ली मोटा कर देते हैं तो आपको ये वॉल काउंट बहुत बढ़ाना पड़ेगा। मेरा बहुत वॉल काउंट है, वॉल काउंट अगर आपका कम है तो ये फ़ायदेमंद नहीं है बनाना, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी देख सकते हैं राउंड है, कोई टेंशन नहीं है, मतलब कि वो ग्रेविटी के साइड में प्लास्टिक का मजबूत सेक्शन पड़ रहा है, उसको कोई लोड नहीं। यहाँ मैं खाली रख सकता था बट ठीक है, उतना मेहनत नहीं करना चाह रहे, बट ठीक है। तो ये हो गया कैसे मैंने इसको डिज़ाइन किया कि 3D प्रिंट हो सके, क्योंकि कैड में आप कुछ भी बना लो लेकिन आप प्रिंटिंग के हिसाब से नहीं एडजस्ट करते हो, लटक जाओगे। इसीलिए हमेशा अपना जो भी कैड कर रहे हैं उसे बीच बीच में स्लाइसर सॉफ्टवेयर में देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि भैया इस प्रिंट होगा कि नहीं होगा, सही से होगा कि नहीं होगा, तो वो कर लीजिए। चलिए अब हम आपको फिजिकल दिखाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने फाइनली प्रिंट कर लिया है। और मैंने आपको बताया था कि हमेशा एक छोटा सैंपल लेके प्रिंट कर लीजिए ताकि आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ये मुझे पता है कि ये सारा जो आप क्लिप देख रहे हैं ये इसमें अच्छे से लग जाएगा। टाटा! ये इसमें लग जाए, ऐसे करके हम आराम से लगा सकते हैं। रहा बात कि मैं स्क्रू यूज़ कर रहा M3। आप जब मॉडलिंग कर रहे हैं तो आपके पास जो है उसके हिसाब से बना सकते हैं। मुझे M3 पसंद आया तो मैंने M3 बना लिया। तो ये 4 ठो मैं लगाऊंगा। 4 ठो क्यों? यार ये मेरा पहला बार है कि आउटडोर टेस्टिंग हो रहा है, तो आई वांट टू बी डैम श्योर। और दूसरी बात, काला फिलामेंट से ना प्रिंट करें, क्योंकि आप जब भी ये इस तरह का काम कर रहे हैं तो हीट कम से कम जमा हो तो ही बेटर है। क्योंकि PLA का एक कमज़ोरी ज़रूर होता है, ये ज़्यादा गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकता। ऐसा नहीं कि पिघल जाएगा, ऐसा है कि इसका इलास्टिसिटी बढ़ जाएगा, मतलब काफ़ी लुच-पुच हो जाएगा, शुद्ध भाषा में कहें तो। तो ये ऐसे करके हम बना रहे हैं। इसको अब हम लोग छत पे लगाएँगे। तो चलिए वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे जब एक्चुअली लगा रहे हैं तो दिख रहा है कि स्क्रूज लगे हुए हैं, तो इस पे घुसाना मुश्किल साबित हो रहा है। मतलब सरका के ला सकते हैं बट ठेल ठाल के मैनेज करना पड़ेगा। तो ठीक है, 3 ठो ही लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि 3 ठो पे पाइप ट्यूब चिपकता है कि नहीं, पता चल जाएगा कुछ देर में। आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है।